बिल्कुल सुबह होते ही हथियार लेकर वे लोग सड़क पर उतर चुके थे। अपने मकसद से पुलिस को हटाने के लिए उन पर पत्थर फेंके गए, फिर आग के गोले फेंककर उन्हें भागने पर मजबूर किया। हिंदुओं के घरों में पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए। पूरे शहर में बस ब्लास्ट और चीखने की आवाज गूंजने लगी। हमारा सब कुछ छीना जा रहा था, सिर्फ उस राक्षस के कहने पर। ये काफिर हिंदू लोग अखंड भारत का नापाक ख्वाब देख रहे हैं। जिन्ना साहब का फरमान है, हमें 24 घंटे में कलकत्ता को पाकिस्तान बना देना है। जहां भी दिखे मारो, इनके औरतों की इज्जत लूटो, जला डालो पूरे शहर को। जवान लड़कियों के साथ हैवानियत की गई। विवाहित औरतों का बलात्कार उनके पति के सामने किया गया। शाम तक पूरा कलकत्ता जल चुका था। और फिर उन्होंने वो भी किया जो नहीं करना चाहिए। पापा जी, चाय पीजिए। हाँ, लेकिन ये कहानी अब दर्शकों को मैं शुरू से सुनाऊंगा, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए आखिर इस जेनोसाइड की जड़ क्या थी। इस कहानी की असली शुरुआत होती है 1857 की क्रांति से। इसे भारतीय इतिहास का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जब हिंदू, मुसलमान और सिख सब ने मिलकर अंग्रेजी राज के खिलाफ आवाज उठाई थी। कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह ने हिंदू और मुसलमान दोनों को भड़का दिया। लेकिन ये सिर्फ कारतूस की बात नहीं थी, ये था उस अपमान का बदला जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की मिट्टी और संस्कृति को बार बार दिया। इस क्रांति का नेतृत्व अलग अलग जगहों पर अलग अलग नायकों ने किया। उत्तर भारत में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह ने कमान संभाली। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए। अवध में बेगम हजरत महल ने लड़ाई लड़ी। बिहार में कुंवर सिंह ने मोर्चा संभाला। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़े, एक झंडे के लिए, एक ही सपने के लिए। हम सब एक हैं, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर फेंक दो। लेकिन यह क्रांति ज्यादा दिन टिक न सकी। अंग्रेजों की ताकत और आधुनिक हथियारों ने धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया। हजारों लोग मार दिए गए, दिल्ली उजाड़ दी गई। बहादुर शाह जफर को कैद कर बर्मा निर्वासित कर दिया गया। 1857 की हार अंग्रेजों के लिए एक सबक थी और एक डर भी। उन्होंने समझ लिया कि अगर हिंदू और मुसलमान साथ खड़े हो गए तो अंग्रेजों का राज टिक नहीं पाएगा। इसलिए फूट बांटो और राज करो की नीति अपनाई। इस नीति के तहत अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम के बीच धार्मिक दरार पटकना शुरू की। 1871 में सेंसस यानी जनगणना शुरू की गई, जिसमें लोगों को धर्म के आधार पर गिनती में बांटा गया। इससे हिंदू मुस्लिम समाज की एकता कमजोर होती चली गई। अगर ये लोग एक हो गए तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इनको आपस में लड़ाओ और हमेशा के लिए अलग कर दो। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यह एक ऐसा मंच था जहां हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजों से अधिकार मांग सकते थे। शुरुआत में कांग्रेस ज्यादा उग्र नहीं थी। उसका मकसद था सुधार और धीरे धीरे अधिकार पाना। लेकिन कांग्रेस के मंच पर हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े दिखाई दिए। यह अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी दौर में एक बड़े मुस्लिम नेता उभरे, सर सैयद अहमद खान। उन्होंने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाया। सर सैयद अहमद खान का मानना था कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है
और वो मुसलमानों के हितों की सही रक्षा नहीं कर पाएगी। और यहीं से मुस्लिम अलगाववाद की सोच धीरे धीरे जन्म लेने लगी। 1900 तक आते आते तस्वीर साफ होने लगी थी। हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार की नींव डल चुकी थी। अंग्रेजों ने जानबूझकर दोनों समुदायों को अलग अलग पहचान दी। कांग्रेस आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन उसमें मुस्लिम विश्वास कम होता जा रहा था। सन 1905 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। कारण बताया गया, बड़े प्रांत को संभालना मुश्किल है, लेकिन असली मकसद था हिंदू और मुसलमानों को अलग करना। अगर हम आज इनको धर्म के आधार पर बांट देंगे तो ये कभी एकजुट नहीं हो पाएंगे। हिंदू समाज ने इस बंटवारे का जमकर विरोध किया। स्वदेशी आंदोलन और वंदे मातरम के नारे पूरे भारत में गूंजे, लेकिन मुसलमानों ने इस बंटवारे का विरोध नहीं किया। वो इसे अपने फायदे के रूप में देखने लगे। लेकिन यही विभाजन आगे आने वाले दशकों का सबसे बड़ा हथियार बना। सन 1906 ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना। जहां कांग्रेस पूरे देश की आवाज बनने की कोशिश कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों की आवाज बनना चाहती थी। और यहीं से भारतीय राजनीति दो धाराओं में बंट गई। सन 1909 में ब्रिटिश सरकार ने मार्ले मिंटो सुधार लागू किए। इसमें मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रावधान किया गया, यानी हिंदू और मुसलमान अलग अलग उम्मीदवारों को वोट देंगे। ये था डिवाइड एंड रूल का असली चेहरा। अब राजनीति में धर्म की लकीर और गहरी हो गई थी। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा। ब्रिटिश ने भारतीयों से सैनिक, टैक्स और संसाधन लिए, लेकिन बदले में वादे के अनुसार अंग्रेजों ने भारतीयों को कोई राहत नहीं दी। ऐसे माहौल में हिंदू और मुस्लिम नेताओं ने एकजुट होने की जरूरत महसूस की। और फिर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मीटिंग हुई। यहां दोनों पार्टियों ने एक साझा समझौता किया, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा गया, जिसके बाद पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आए। भारतीय राजनीति में हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई, जिससे ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा। सन 1920 में खिलाफत आंदोलन मुस्लिम लीग प्लस अली बंधु भी चला, क्योंकि तुर्की के खलीफा को हटाने से मुसलमान नाराज थे। तुर्की के शासक सुल्तान को खलीफा माना जाता था। ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों ने तुर्की के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया और खलीफा की शक्ति कमजोर कर दी। भारतीय मुसलमानों को लगा कि खलीफा की ताकत खत्म करने का मतलब इस्लाम पर आघात है, जिसके बाद अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने मुसलमानों को संगठित करके खिलाफत कमेटी 1919 में बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इसी वक्त का फायदा उठाकर गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदी मुस्लिम को एकजुट करने की कोशिश की। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को आपस में जोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगी थी। कई जगह पर हिंदू और मुस्लिम किसान, व्यापारी और विद्यार्थी साथ आए। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम एकता दिखी। लेकिन एकता ज्यादा देर नहीं टिक पाई। सन 1922 में ज्यादा हिंसा बढ़ने के कारण और चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे मुसलमानों को लगा कि हिंदुओं ने उनका साथ छोड़ दिया है। मुस्लिम लीग और कई मुस्लिम नेता एक बार फिर सोचने लगे कि कांग्रेस वास्तव में हिंदू पार्टी है, वो कभी हमारे हित के लिए काम नहीं करेगी। सन 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। इसका असर यह हुआ कि हिंदू समाज भी अब अपनी अलग पहचान पर जोर देने लगा। कांग्रेस पार्टी अब बीच में लटक चुकी थी। एक तरफ मुस्लिम लीग थी तो दूसरी तरफ आरएसएस पार्टी। सन 1930 मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग के सत्र में बोलते हैं। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है मुस्लिमों के लिए उत्तर पश्चिम भारत में एक अलग देश होना चाहिए। यह पहली बार था जब किसी मुस्लिम के मन में एक अलग मुल्क बनाने का विचार सामने आया।
लेकिन फिर सन 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र रहमत अली ने पाकिस्तान नाम का सुझाव दिया। इसका मतलब था पी पंजाब, ए अफगान प्रांत, के कश्मीर, एस सिंध और टियान बलूचिस्तान। यह नाम मुस्लिम नेताओं को भा गया। सन 1935 में अंग्रेजों द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। ब्रिटिश संसद ने यह कानून पास किया जिसमें भारत को सीमित स्वशासन देने का वादा था। इस एक्ट के तहत भारत के अलग अलग प्रांतों में चुनी हुई सरकारें बनाई गईं, लेकिन केंद्र में ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही नियंत्रण बना हुआ था। इस एक्ट ने हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों को और मजबूत किया, जिससे धार्मिक आधार पर राजनीति को और बढ़ावा मिला। कांग्रेस ने इसे आंशिक सुधार माना, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे मुस्लिम हितों के लिए अपर्याप्त बताया, जिसके बाद जिन्ना ने लीग को और संगठित करने का फैसला किया। सन 1935 के एक्ट के तहत 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए। कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में भारी जीत हासिल की। वही मुस्लिम लीग को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों जैसे संयुक्त प्रांत, बंगाल और पंजाब में भी हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया, जिससे कई मुस्लिम नेताओं को लगा कि कांग्रेस मुस्लिम हितों को अनदेखी कर रही है। जिन्ना, जो पहले कांग्रेस के समर्थक थे, अब पूरी तरह मुस्लिम लीग के लिए समर्पित हो गए थे। उन्होंने अपने लोगों को संगठित कर कहा कि कांग्रेस की इस जीत ने मुस्लिमों को पीछे धकेल दिया है, जल्द ही हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। जिन्ना के शब्दों ने मुस्लिम लीग को और आक्रामक बनाया। जिन्ना ने मुस्लिमों को एकजुट करने और अलग पहचान की मांग को तेज करने का फैसला किया। यह बंटवारे की ओर पहला बड़ा कदम था। इस चुनाव के बाद ब्रिटिशों ने मुस्लिम लीग को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देना शुरू किया, ताकि कांग्रेस की ताकत को कम किया जा सके और हिंदू मुस्लिम एकता न बने। यह उनकी फूट डालो राज करो नीति का हिस्सा था। सितंबर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटिशों ने भारत को बिना पूछे युद्ध में शामिल कर लिया। जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने इसका विरोध किया और प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया। लेकिन वही उसका उल्टा मुस्लिम लीग ने ब्रिटिशों का समर्थन किया ताकि उनकी स्थिति मजबूत हो। जिन्ना ने इसे एक मौके के रूप में देखा और ब्रिटिशों से मुस्लिम हितों के लिए और रियायतें मांगी। मार्च 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन का एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करवाया था, जिसे बाद में लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव कहा गया। इस प्रस्ताव में साफ कहा गया कि भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्व में जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं, जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बंगाल, वहां अलग राष्ट्र बनाया जाए। यही प्रस्ताव आगे चलकर पाकिस्तान की नींव बना। इस अधिवेशन में जिन्ना ने यह तर्क दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, जिनकी संस्कृति, धर्म, कानून और जीवन शैली अलग है, इसलिए एक ही राष्ट्र में रहना संभव नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के चलते ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो रही थी और इधर भारत में स्वतंत्रता की मांग तेज होती रही थी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कोई सहमति नहीं दिख रही थी। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसमें लाखों लोग सड़कों पर उतरे और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गूंजा। जिन्ना ने इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी। उन्होंने कहा, पहले हमें एक अलग मुल्क चाहिए। बाद में ब्रिटिशों ने इस आंदोलन को दबा दिया। गांधी और कांग्रेस के नेता जेल में डाल दिए गए और इसी दौरान मुस्लिम लीग को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिला। जिन्ना ने मुस्लिम बहुल प्रांतों जैसे पंजाब, बंगाल, सिंध में पाकिस्तान की मांग को जन आंदोलन में बदला। मुस्लिम लीग की सदस्यता बढ़ी और पाकिस्तान एक लोकप्रिय नारा बन गया। ये सब देखकर गांधी जी को बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने तुरंत जिन्ना से मीटिंग की। गांधी जी ने जिन्ना से मुलाकात करके भारत को एकजुट रखने की कोशिश की, लेकिन जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे। नतीजन ये मीटिंग असफल रही।
वही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर गांधी और नेहरू की बात से असहमत थे। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे सामाजिक और धार्मिक मतभेद हैं, इसलिए दोनों का एक देश में साथ रहना बहुत मुश्किल होगा। वो यह मानते थे कि अगर हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो भविष्य में बार बार दंगे और संघर्ष होंगे, जिससे देश का विकास रुक जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमान पाकिस्तान चाहते हैं तो उन्हें अलग देश दे देना ही बेहतर होगा, ताकि दोनों अपनी अपनी सोच और धर्म के हिसाब से रह सकें। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि इस विभाजन से कुछ नुकसान भी होगा। इससे देश की एकता टूटेगी, लाखों लोग विस्थापित और हिंसा के शिकार होंगे और आर्थिक व सामाजिक नुकसान भी होगा। यानी अंबेडकर ने पार्टीशन को एक ओर स्थिरता और शांति लाने का साधन माना, तो दूसरी ओर इसे मानव पीड़ा और राष्ट्रीय कमजोरी का कारण भी बताया। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म होने के बाद ब्रिटेन को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर कर दिया था। वे भारत पर नियंत्रण नहीं रख सकते थे और जल्दी ही स्वतंत्रता देना चाहते थे। युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, जो भारत को आजादी देने के पक्ष में थे। जिसके बाद वायसराय लॉर्ड वावेल ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया ताकि भारत में अंतरिम सरकार बनाई जा सके। इस सम्मेलन में जिन्ना ने मांग की कि मुस्लिम लीग को मुस्लिम प्रतिनिधियों के रूप में विशेष अधिकार मिले, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया और इस वजह से ये सम्मेलन असफल हो गया। इस असफलता ने बंटवारे की संभावना को और मजबूत किया। जिन्ना ने कहा, अब केवल पाकिस्तान ही रास्ता है, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब भारत में चुनाव कराए जाएंगे ताकि असली जनप्रतिनिधि सामने आ पाए। 1945 से 46 में नए सिरे से प्रांतीय चुनाव हुए। इस बार मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया। पंजाब, बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग ने अपनी ताकत दिखाई और सारी सीटें जीत लीं, और वही कांग्रेस ने भी लगभग सभी हिंदू बहुल प्रांतों में शानदार जीत हासिल की। जिन्ना अब पूरे दम से बोले कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की प्रतिनिधि है। इन जीतों ने जिन्ना को विश्वास दिलाया कि मुस्लिम समुदाय अब पाकिस्तान की मांग के पीछे खड़ा है। कांग्रेस को भी लगा कि बंटवारे से बचना मुश्किल हो रहा है। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर को भारत भेजा। इसका मकसद था एक संयुक्त भारत में संविधान सभा और अंतरिम सरकार बनाना। मिशन ने एक संघीय ढांचे का सुझाव दिया, जिसमें प्रांतों को ज्यादा स्वायत्तता मिलती और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ विशेष अधिकार। कांग्रेस ने इसे आंशिक रूप से स्वीकार किया, लेकिन जिन्ना ने इसे ठुकरा दिया। उन्हें डर था कि यह ढांचा मुस्लिमों को कमजोर करेगा, और अंग्रेजों का यह मिशन असफल रहा। कैबिनेट मिशन की असफलता से नाराज जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया ताकि पाकिस्तान की मांग को बल मिले। अब हम शांत नहीं बैठेंगे। खाओ धरती मां की कसम, उसकी रक्षा की। हर एक शहीद हुए हिंदू भाई बहन के बदले 10 जिहादियों को मारो।